अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर इमरान खान और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम केमिस्ट्री पर ज़्यादा बात कर रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रही है वो भी यही आ रही है कि केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स को सर आप डिस्कस करें। तो आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस का केमिस्ट्री में क्या रोल होता है? केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है बहुत बड़े चीज़ों को, बहुत बड़े स्टोरी को लिखने का एक छोटा सा मेथड होता है जिसे आप एक लाइन में बहुत ज़्यादा समराइज़ करके लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि सिंबल्स जो हैं वो सिर्फ़ इसलिए बनाए गए थे कि हमें चीज़ों के पूरे-पूरे नाम ना लिखने पड़े, कार्बन डाइऑक्साइड ना लिखना पड़े, सिर्फ़ CO2 लिखने से हम समझ जाएँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। इसी तरह केमिकल इक्वेशन भी कुछ इसी टाइप की चीज़ है कि जिसके अंदर हम बहुत लंबी स्टोरी को समराइज़ करके ये समझ सकते हैं कि आइदर ये किस तरह से सारा प्रोसेस हुआ। इस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए एक लंबा-सा मैकेनिज़्म जो होता है उसको हम बहुत ज़्यादा समराइज़ करके एक लाइन के अंदर सम अप कर देते हैं और सामने वाला समझ जाता है कि सारी जो स्टोरी है वो क्या है, उस एक लाइन के ज़रिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो केमिकल इक्वेशन का है। केमिकल इक्वेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्वेशन के हवाले से मैं ये बताऊँगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, जैसे रिएक्टेंट्स की हम बात करें। सबसे पहले तो रिएक्टेंट्स होते हैं किसी भी चीज़ जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं। जैसे 2 चीज़ों को मिलाते हैं या 3 चीज़ों को मिलाते हैं या किसी एक चीज़ को भी हम रिएक्ट करवाते हैं, तो जो भी एरो के लेफ़्ट साइड पर चीज़ होती है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। जबकि उसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली जो भी चीज़ होती है या जो भी प्रोडक्ट होती है उसको हम एरो के राइट साइड पर रखते हैं और उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो एरो के लेफ़्ट साइड पर है वो रिएक्टेंट्स हैं और जो एरो के राइट साइड पर है वो प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको इसकी जो है वो डेमोंस्ट्रेशन दे देता हूँ। मैं आपको लिख कर बताता हूँ कि ये किस तरह से हम बहुत बड़ी चीज़ों को समराइज़ करके केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जो भी किसी भी चीज़ का आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो ये है कि उसके लिए आपको एक एरो ज़रूर शो करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ये आप बता सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन किस टाइप की है। इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट हैं जिनको आपने रिएक्ट करवाना है, उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको वो दूँ कि हमने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है और इसको रिएक्शन हमने करवाना है ऑक्सीजन के साथ। तो हमने एरो के लेफ़्ट हैंड साइड पे 2H लिखा है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल है। जहाँ पर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है वहाँ पर 1 होता है। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये जो एरो के लेफ़्ट साइड पे दोनों चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जबकि इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में फॉर्म होने वाली जो भी सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमें मिला वाटर। अब इसमें क्या रिएक्टेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट होगी? रिएक्टेंट्स हैं इसमें ये जो लेफ़्ट साइड वाले हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। और जो एरो के राइट साइड पर है वो है प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्शन हुई है वो हमने एरो के राइट साइड पर लिखनी है। इसके अलावा ये जो भी एरोज़ होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो ये है और एक इस टाइप का होता है डबल एरो। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर सिंगल एरो है तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है और अगर डबल साइडेड एरो है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अलावा जब हमने हाइड्रोजन को इस अगर इक्वेशन को देखते हैं तो हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन हुई वाटर की तो हमने ये पूरी लंबी स्टोरी लिखी नहीं। लाइक अगर हम लिखने के लिए बैठते कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए प्लस हमने उसके अंदर किया ऑक्सीजन को, फिर जब रिएक्शन हो गया तो हमारे सामने प्रोड्यूस हुआ वाटर, तो ये एक बहुत लंबी लाइन बन जाती। तो हमने क्या किया, इसको केमिकल इक्वेशन में लिखने के लिए इतना समराइज़ कर लिया कि जिससे अब हर शख्स ये समझ सकता है कि ये वही वाली स्टोरी है कि 2 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए हैं, एक ऑक्सीजन लिया है और इसका रिएक्शन हुआ है और उसके बाद हमें वाटर जो है वो प्रोडक्शन हुई है उसकी। तो ये क्या हुआ, वो समराइज़ हो गया हमने। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पर उसकी प्रोडक्ट्स हैं।
उसके अलावा कुछ अहम चीज़ें मैं आपसे और डिस्कस करता चलूँ कि इसके अंदर कुछ और अहम चीज़ें होती हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन के आगे आप कहीं देखेंगे तो जी लिखा होगा, और ऑक्सीजन के आगे भी जी लिखा होगा, और यहाँ पर एल लिखा होगा। ब्रैकेट में होता है ये सब कुछ, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या मतलब है, ये जी का क्या मतलब है और एल का क्या मतलब है? इट मीन्स जी स्टैंड्स फॉर गैस, ये हमें स्टेट बताता है। तो जहाँ पर भी कहीं पर जी हो, एस हो या एल हो, तो आपने ये समझ लेना है कि जी स्टैंड्स फॉर गैशियस स्टेट, एस स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट और एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड स्टेट्स। तो ये हमें स्टेट बताती है कि हमने जो हाइड्रोजन लिया था वो आइदर गैस फॉर्म में था या लिक्विड फॉर्म में था या सॉलिड फॉर्म में था, और जो उसकी प्रोडक्शन हुई उसके बाद जो चीज़ हमारे सामने आई वो किस फॉर्म में थी। तो ये एक फिर वही वाली बात कि बहुत लंबी स्टोरी को हम समराइज़ कर देते हैं और छोटा करके ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट ये होता है कि जो हमने एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी चीज़ हमने ली थी, आइदर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, ठीक है, जो भी फॉर्मूला था उससे पहले ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने थे। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 2, तो इट मीन्स कि हमने 2 कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिए थे। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो है ये भी कोएफिशिएंट, लेकिन ये 1 हो गया, बिकॉज मैंने आपसे डिस्कस किया कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से कोएफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ किस क्वांटिटी में हमारे सामने आई या उसकी जो प्रोडक्शन हुई। उसके अलावा एक चीज़ और जो यूजुअली केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि जो भी आपका एरो के ऊपर रिएक्शन जिस टाइप का भी हो रहा होता है, तो उसके ऊपर आपको इस तरह के 2-3 सिग्नल्स मिलेंगे, साइंस मिलेंगे। लाइक H2O लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है? H2O का मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में, इस केमिकल रिएक्शन में वाटर को इस्तेमाल किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे हम आपसे डिस्कस करें Na, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन दोनों सोडियम क्लोराइड बने, ये था S। मैंने भी आपसे क्या डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट को ये S डिनोट करता है। तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में था, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, या वाटर की प्रेजेंस में जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमारे सामने सोडियम क्लोराइड ही रहा, लेकिन AQ स्टैंड्स फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि पहले वो सॉलिड स्टेट में था और अब रिएक्शन के बाद, वाटर के एडिशन के बाद वो बन गया है एक्वियस सॉल्यूशन। तो एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें जो प्रोडक्शन हुई वो लिक्विड फॉर्म में हुई, वो एक्वियस सॉल्यूशन वो, यानी कि वो उसमें पानी का सॉल्यूशन बन गया है, पानी का एडिशन हो गया है। एक्वा कहते हैं पानी को। उसके अलावा हम एक साइन इस तरह का भी देखते हैं अक्सर केमिकल रिएक्शंस में, एरो के ऊपर एक साइन इस तरह का होता है। व्हाट डज इट मीन? ये एक ग्रीक लेटर है, यानी कि यूनानी लफ्ज़ है, और इसको हम डेल्टा प्रोनाउंस करते हैं। और डेल्टा का क्या मतलब होता है? डेल्टा का ये मतलब होता है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हमने हीट को इस्तेमाल किया है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, आपको लैब में जब आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर हीट इन्वॉल्व होती है, दो चीज़ों को मिला देने से काम नहीं बनता, फिर उनको हीट करना पड़ता है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर हीट इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए ये डेल्टा का साइन या डेल्टा H समटाइम्स ये लिखा जाता है। इट मीन्स ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये हीट है। उसके अलावा एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस में, वो ये होती है कि जो भी इसके अंदर कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो सकता है। कैटलिस्ट क्या होता है? दो चीज़ों को आपने मिलाया और उनके रिएक्शन को तेज़ करने के लिए या एक्टिव करने के लिए हमें कोई और चीज़ ऐड करनी पड़ती है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट रिएक्शन में शामिल नहीं होती है, लेकिन वो उसके मैकेनिज्म को, या प्रोसेस को, प्रोसीजर को तेज़ करने के लिए शामिल होती है। उसको भी हम यहाँ पर एरो के ऊपर लिख देते हैं, तो वो कैटलिस्ट हो सकता है। और इस तरह हम डेल्टा हीट और कैटलिस्ट दोनों का नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट की भी प्रेजेंस थी, हमने हीट भी किया था,
और उसके अंदर कोई ना कोई कैटलिस्ट भी यूज़ हुआ है। तो व्हाट डज़ इट शो? ये मैंने आपसे जो डिस्कस किया कि जी अगर मैं इसको आपको आप लफ्ज़ों में बताने लगूँ तो जी हमने एक हाइड्रोजन लिया था, वो गैस स्टेट में था, और हमने एक ऑक्सीजन लिया, वो भी गैस स्टेट में था। फिर उसके साथ हमने उसको केमिकली रिएक्ट करवाया तो हमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिल गए। इतनी लंबी स्टोरी लिखने से बेहतर है ये छोटी सी इक्वेशन आप इसको लिख सकते हैं और इससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये छोटे-छोटे जो सिंबल्स हैं, ये बहुत बड़ी स्टोरीज़ को समराइज़ करने के काम आते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं फिर हमेशा की तरह एक बात कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझने में कमी हो या कोई चीज़ आप समझना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, वो पढ़कर उससे रिलेटेड आपके लिए लेक्चर्स अपलोड कर दूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी सारी समझ में आई होगी और केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन अब आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।